Assalamu alaikum everyone. This is Ahsan Abdullah Patel and I will be discussing P3 vectors. पहले आपको बहुत कुछ P3 vectors में पढ़ाया जा चुका है, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। लाइंस की इक्वेशन निकालना हमने सीख ली थी। अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है कि लेट से दो लाइंस हैं हमारे पास, वो कह रहे हैं ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। पहली बात तो हमें ये शो करना है। इंटरसेक्ट शो करने के बाद हमें ये बताना है कि इसका जो जहां पर ये इंटरसेक्शन कर रहे हैं उसका पोजीशन वेक्टर क्या है। देखिए हमारे पास अगर हम बात करते हैं दो लाइंस की, तो दो लाइंस अगर हम टू डायमेंशन में बात करें तो वो लाजमी सी बात है वो इंटरसेक्ट करती हैं या पैरेलल होती हैं। लेकिन अगर एक कमरे में आप तीन रस्सियां बांध दें या दो रस्सियां बांध दें तो जरूरी नहीं है कि वो इंटरसेक्ट करें। तो तीन किस्म की रस्सियां बन सकती हैं। एक रस्सी ऐसे कि भाई दो रस्सियां आपस में पैरेलल हों। एक और तरीका क्या है कि दो रस्सियां आपस में इंटरसेक्ट करें। और एक और तरीका क्या है कि दोनों रस्सियां आपस में पैरेलल भी ना हो और इंटरसेक्ट भी ना करें। हो सकता है ऐसा, बिल्कुल। तो उनको हम कहते हैं स्क्यू लाइंस। तो जनाब पहली बात यह है कि अब दो लाइंस हमारी जहां मीट कर रही हैं वो पॉइंट दोनों लाइंस पे लाई करेगा। जब कोई पॉइंट किसी लाइन पे लाई करता है उसको हम आर से इक्वेट कर देते हैं। तो क्योंकि दोनों का पॉइंट सेम है तो इन शॉर्ट हम दोनों के आर को इक्वेट कर देंगे। दोनों को आर इक्वेट करने के बाद यहाँ पर आई की फॉर्म में एक इक्वेशन बनेगी, जे की फॉर्म वाले से एक इक्वेशन बनेगी और के की फॉर्म वाले से एक इक्वेशन बनेगी। क्यू हमारा लेट से इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो बेसिकली हमने किया क्या है, हमने लॉजिक ये लगाई, हमने कहा भाई कि लाइन वन पे भी जो है क्यू पॉइंट लाई कर रहा है और लाइन टू पे भी क्यू पॉइंट लाई कर रहा है। तो हमने क्या भाई, जो लाइन वन है उसका जो आर है वो भी ओ क्यू के बराबर और लाइन टू का जो आर है वो भी ओ क्यू के बराबर है, इसीलिए मैंने दोनों इक्वेशंस को बराबर रख दिया। अब यहाँ से ये मैंने इक्वेशन निकाली आई वाले से, फिर मैंने इक्वेशन निकाली जे वाले से, और फिर मैंने इक्वेशन निकाली के वाले से। तो अब क्योंकि मेरे पास वेरिएबल दो हैं तो मैं दो इक्वेशन का इस्तेमाल करूंगा। इक्वेशन टू से मैंने टी की वैल्यू डाली और ये टी की वैल्यू मैंने इक्वेशन थ्री में सब्सटीट्यूट कर दी, तो वहां से मुझे म्यू की वैल्यू आ जाएगी। अब ये वैल्यू जो आई है टी और म्यू की, ये थर्ड इक्वेशन को, मतलब जो कि इक्वेशन वन है मेरे पास, उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ये उसको सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब है कि लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, और अगर ये उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा तो इसका मतलब है लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। तो जो भी हमारे पास दो ये अननोन्स हैं टी और म्यू, या लेट से लैम्डा और म्यू हुआ करेंगे, पास्ट पेपर्स में आप देखेंगे, तो इन दोनों की वैल्यू जो हम दो इक्वेशन से निकालेंगे वो तीसरी इक्वेशन में वेरीफाई करना जरूरी है। अगर वो वेरीफाई ना करे तो इसका मतलब लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही बल्कि स्क्यू हैं। तो ओ क्यू क्या था जनाब, वो पॉइंट था जो लाइन वन पे भी लाई कर रहा है और लाइन टू पे भी लाई कर रहा है। तो रिजल्टेंट जो है वो ओ क्यू के बराबर था। जस्ट हमें टी की या म्यू की वैल्यू रखनी है। टी की रखेंगे तो लाइन वन में रखेंगे, म्यू की रखेंगे तो लाइन टू में रखेंगे। तो इन दैट पे हमारे पास ये क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो अगर दो लाइंस स्क्यू हों तो उनको हम नॉट इंटरसेक्टिंग कहते हैं। तो उस सूरत में तीसरी इक्वेशन वेरीफाई नहीं करेगी। जनाब अब यहाँ पर हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बताएंगे कि किस तरीके से निकलता है। लेट से हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, हमें इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमें पता है कि सी जो है वो बेसिकली बी माइनस ए के बराबर है, और क्योंकि यहाँ पर एंगल है बी और ए के दरमियान, तो अगर मैं सी के कोऑर्डिनेट्स निकालूँ तो वो निकलेंगे बी वन माइनस ए वन, बी टू माइनस ए टू और बी थ्री माइनस ए थ्री करके। क्योंकि हमने ए सपोज किया हुआ है ए वन ए टू ए थ्री, और बी सपोज किया हुआ है हमने हमने बी वन बी टू बी थ्री।
तो अगर हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकाले सी का तो वो b माइनस ए के होल स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि c जो है वो b माइनस ए के बराबर है, तो उसका मैग्नीट्यूड b माइनस ए के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। मैग्नीट्यूड निकलता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स की वैल्यू यहाँ पर v1 माइनस a1 है, y की वैल्यू यहाँ पर b2 माइनस a2 है, और z की वैल्यू यहाँ पर b3 माइनस a3 है। तो हमने फिर इसको सिंप्लीफिकेशन की, सिंप्लीफिकेशन करके हमने a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर को मॉड a का स्क्वायर, b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर b3 स्क्वायर को हमने मॉड b का स्क्वायर लिख लिया। तो खैर हमें ये बात पता है कि कोसाइन लॉ के तहत जो सी स्क्वायर है वो बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा के। तो अगर मैं कंपेयर कर लूँ तो कॉस थीटा मेरे पास बराबर आ जाएगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 के बराबर आ जाएगा। तो कंपैरिजन करने से मैंने यहाँ से मॉड ए बी कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली, और कंपेयर करने से मैंने यहाँ पर पता लगाया कि ए डॉट बी का जो फॉर्मूला होता है वो बनता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, जो कि सिंप्लीफाई होता है a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 से। तो ए डॉट बी याद रखें कि आई वाला आई से मल्टीप्लाई होगा, जे वाला जे से मल्टीप्लाई होगा, और के वाला के से मल्टीप्लाई होगा। उसकी वजह सिर्फ ये है क्योंकि आई जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, जे जो है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो जब आई डॉट जे करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा, क्योंकि इनके दरमियान का जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा, और कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है। तो इसका मतलब सेम पे ये 1 आता है और डिफरेंट पे ये 0 आता है। तो कॉस थीटा अगर आप आगे पीछे करके निकालें तो कॉस थीटा का अपना फॉर्मूला बनता है ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। थीटा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स बेसिकली। अब यहाँ डिफरेंट कंडीशन है कि अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू 0 हो तो डॉट प्रोडक्ट में कॉस 0 जो है 1 के बराबर होता है, तो इसीलिए ए डॉट बी बराबर होगा मॉड ए मॉड बी के। इसको हम मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। और अगर हमारे पास थीटा 90 के बराबर हो तो इसका मतलब जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होगा, मतलब वेक्टर्स हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। इसको हम मिनिमम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं।